नहीं नहीं, जीवन मरण का सवाल बनाए हुए है बीजेपी। यानी ऐसा लग रहा है कि पूरे देश पर कब्जा एक तरफ और बंगाल पर कब्जा दूसरे तरफ, दोनों को एक ही माने गंभीरता के साथ और एक ही तराजू पर लोग तौल रहे हैं। अब बताइए, जो सांसद है, सिटिंग मेंबर है लोकसभा का, उसको आप विधानसभा में लड़ा रहे हैं, राज्यसभा के सांसद को विधानसभा में लड़ा रहे हैं, तो क्या यानी बंगाल का चुनाव कितना महत्व रखता है, कितना गंभीरता के साथ, यानी कितना शिद्दत के साथ वो लोग महसूस कर रहे हैं उस चुनाव को, ये उससे साबित होता है। और इसकी वजह है कि जहाँ पहले से इनका शासन है वहाँ शासन जो है डगमगाने लगता है। जैसे आप देखिए कि राजस्थान में इनका शासन था, सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार बन गई। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार थी, मध्य प्रदेश में सरकार बदल गई थी। ये अलग बात है कि साल भर के अंदर जो है कमलनाथ की सरकार फिर चली गई। वही हाल महाराष्ट्र में हुआ। तो ये जो कमी होगी, जहाँ इनका पहले से सरकार है वहाँ हारेंगे, तो नया क्षेत्र ये चाहते हैं कि हाँ साहब उस वहाँ माने अपनी जगह बना करके उसको मेकअप करें। इसी दृष्टिकोण से बहुत बेचैनी के साथ यहाँ लोग लड़ रहे हैं बंगाल में। रिपोर्ट आ गई है जो जांच हुई थी कि ममता बनर्जी पर अटैक हुआ कि नहीं, उसमें साफ हो गया कि अटैक उन पर नहीं हुआ था। बीजेपी ने डिमांड किया है कि ममता बनर्जी का जो हॉस्पिटल में इलाज हुआ है उसका पूरा ब्यौरा पब्लिक किया जाए। देखिए, ये सब तो कहने की ना बात है, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है कि ममता जो है घायल हुई हैं। और जो वीडियो क्लिपिंग उस समय का मैंने सोशल मीडिया पर चला है, उससे भी दिखाई दे रहा है, जो पुलिस की थ्योरी थी कि साहब उनका दरवाज़ा जो है वो टकराया, कोई लोहे का छोटा खंभा था उसके साथ टकराया। इस तरह का कोई खंभा जो है दिखाई नहीं दिया। लोग दिखाई दे रहे हैं लेकिन इस तरह का कुछ दिखाई नहीं दिया। तो इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है कि क्रैक है उनके हड्डी में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनको चोट लगी है। वो उनका चेहरा बता रहा है, डॉक्टरों की टीम बता रही है। अब डॉक्टरों की जो टीम बता रही है कि हाँ साहब उनके शरीर में चोट है, आप सबके ईमानदारी पर क्यों संदेह कर रहे हैं भाई? बाकी चीज़ें हैं, पॉलिटिक्स में ये चलता है, चुनाव का वक्त है कि बात थोड़ी हुई, थोड़ा उसको हम बढ़ा करके बोलें, ये चलता है, सब लोग करते हैं इस तरह से। अमित शाह ने कहा है कि राहुल गांधी और बदरुद्दीन अजमल क्या असम में जो घुसपैठ होता है उसको रोक पाएंगे? सरकार जो बन जाएगी उनकी अगर वहाँ, तो अभी तक वो कहाँ से रोक पाए? ये दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं। ये सत्ता में है राहुल गांधी और बदरुद्दीन अजमल, सत्ता में तो आप हैं और आप गृह मंत्री हैं और सरदार पटेल की आत्मा आपके शरीर में प्रवेश की हुई है, आप तो रोक नहीं पा रहे हैं, दूसरे से कह रहे हैं भाई। ये सब सवाल तो उससे होता है जिसके हाथ में सत्ता होती है। जो आदमी सड़क पर है, जो आदमी अपोजिशन में है, उससे आप कह रहे हैं कि रोक पाएंगे? ये 6 साल में आपने क्या रोका? आपने तो इतना हंगामा किया था, इतना हंगामा किया था कि पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान जो है घुसपैठ करके यहाँ आ गए हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वहाँ जो है जब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बना, 20 लाख लोगों में आधे से अधिक जो है उसमें बांग्लादेश से आए हुए हिंदुओं की संख्या है। उसके बाद से ये कोशिश कर रहे हैं कि सीएए की चर्चा जो है असम के चुनाव में नहीं हो, उस पर मौन है। अपोजिशन बोल रहा है कि हम नहीं बनने देंगे, लेकिन ये लोग जो है मौन हैं स्ट्रेटेजिकली। कांग्रेस के जो केरला के चीफ हैं उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के यहाँ आने से काफ़ी परिवर्तन आए हैं यूथ में और इस बार भी हम लोग केरला का चुनाव जीत के दिखाएंगे। अब देखिए, इतिहास तो यही कहता है, कभी कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन जीतता है, कभी वाम मोर्चा का गठबंधन जो है जीतता है। तो ये मैंने उसके हिसाब से जो वहाँ की परंपरा बनी हुई है उसके हिसाब से तो सरकार कांग्रेस की बननी चाहिए। लेकिन जैसे तमिलनाडु में हुआ, मैंने तमिलनाडु की भी यही स्थिति रही है, लेकिन जयललिता जो है दोबारा, अभी जो सरकार है वो दोबारा सरकार बनी। तो केरल में क्या हो रहा है ये देखने की बात है। कांग्रेस भी जोर लगाकर लड़ रही है। राजनाथ सिंह ने भी काफ़ी विश्वास जताया है कि हम लोग की सरकार बंगाल और असम में बनेगी। किसने? राजनाथ सिंह ने। ना तो कहेंगे भाई, कैसे कहेंगे चुनाव के पहले कि हमारी सरकार नहीं बनेगी? ये तो रूटीन बात है, इसमें कोई खास बात नहीं है कि इस पर कोई प्रतिक्रिया दे। और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार अगर बनेगी तो जो बांग्लादेश से हमारा बॉर्डर है उसको
काफ़ी टाइट किया जाएगा। तो अभी तो कौन टाइट, मैंने अभी तक 5-7 साल में आप नहीं टाइट कर पाए। ये सब जो है ये अजीब जीव लोग हैं। ये 6 साल से सरकार है तो अमित शाह पूछ रहे हैं राहुल गांधी से और वो क्या नाम है बदरुद्दीन अजमल से कि भाई आप रोक पाइएगा। उसी तरह से राजनाथ सिंह कह रहे हैं 6 साल से सरकार में है, कुछ दिन भी गृह मंत्री रहे हैं, कि हम जो है टाइट करेंगे। तो 6 साल में आप क्या कर रहे थे? वहाँ घास गड़ रहे थे। बीजेपी ने 112 कैंडिडेट की घोषणा की है केरला में आज। उसमें उन्होंने मेट्रो मैन को भी पलक्कड़ से टिकट दिया है। तो पहले से ही घोषित था, पहले से ही घोषित था कि वो लड़ेंगे 88 बरस के। मैंने अब इनको कोई नहीं मिला। भला बताइए, एक बुजुर्ग आदमी को एक तरफ जो है लाल कृष्ण आडवाणी है, मुरली मनोहर जोशी हैं, जिनको आपने भेज दिया मैंने इसमें मार्गदर्शक मंडल बना करके उनको जो है काजी हाउस में बैठा दिया। अब जो है 88 बरस के आदमी को जो है अब चुनाव लड़ा रहे हैं। इन लोगों को मैंने चुनाव जीतने से, चाहे जैसे भी जीते, इनको दूसरा कुछ नहीं चाहिए। राजनाथ सिंह असम में तो उन्होंने कहा कि तरुण गोगोई की यहाँ 15 साल सरकार थी, लेकिन उन्होंने पार्टी जैसे कि AIUDF है उनसे कभी समझौता नहीं किया। और आज के लोग हैं जो सत्ता के लिए ऐसी पार्टी से आप जो है इस तरह के खतरनाक लोग दिल्ली के शासन पर बैठ गए हैं, जिससे देश की एकता पर खतरा है, अखंडता पर खतरा है, डेमोक्रेसी पर खतरा है, फंडामेंटल राइट पर खतरा है। इसके लिए जरूरी है कि एक एक बूंद जो ताकत है उसको इस्तेमाल किया जाए आप लोगों को हराने के लिए। इसलिए किया गया है। ये सचिन वाजे जिनको NIA ने अरेस्ट किया है, मुकेश अंबानी के घर के पास जो विस्फोटक मिले थे, बीजेपी उनका नार्को टेस्ट का डिमांड कर रही है। अब तो उन्हीं की सरकार ने है भाई। फडणवीस ने डिमांड किया कि उनको गिरफ्तार किया जाए, NIA ने उनको गिरफ्तार कर लिया। अब वो डिमांड करेंगे कि नार्को टेस्ट किया जाए, नार्को टेस्ट कर देगी सरकार उनकी, NIA उनका, CBI उनकी, इनकम टैक्स उनका, ED उनका। कभी ED को भेज देंगे, कभी इनकम टैक्स को भेज देंगे, कभी NIA को भेज देंगे। इस तरह से बेशर्म ढंग से मैंने भारतीय इतिहास में जो ये सरकारी एजेंसी है उनका इस्तेमाल विरोधियों के प्रति कभी नहीं किया गया। उपेंद्र कुशवाहा JDU में मर्ज कर दी उन्होंने अपनी पार्टी, और नीतीश कुमार ने इमीडिएट इफेक्ट उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। एक बात थे उपेंद्र कुशवाहा जब नीतीश कुमार के साथ, तो उस समय उन्होंने सवाल उठाया था कि पार्टी के अंदर पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं है और नीतीश कुमार एक तरफा जो है लोगों को काउंसिल में भेज रहे हैं, राज्यसभा में भेज रहे हैं। ये सवाल उन्होंने उठाया था। हम भी उस समय नीतीश कुमार के साथी थे, तो हमने उपेंद्र कुशवाहा से पूछा था कि भाई आप जब राज्यसभा में गए उस समय भी पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं था, उस समय आपको याद नहीं आया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं है और कैसे राज्यसभा का चुनाव तय हो रहा है? और जब आप चले गए वहाँ, सुरक्षित हो गए, उसके बाद सवाल उठा रहे हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड कहाँ है। वो प्रकरण जो है नीतीश कुमार के दिमाग में होगा कि इनके मन में पार्लियामेंट्री बोर्ड वाला मामला है, तो उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। जो म्यूनसिपल चुनाव हुए आंध्रा में, इसमें साफ ट्रेंड दिखता है कि YSR जीत की ओर है। अभी तो है ही उसका आंध्र प्रदेश में 10, 16 और 15 तारीख को बैंक का ऑल ओवर इंडिया स्ट्राइक है। कैसे देखते हैं? जिस ढंग से बैंकों का मैंने निजीकरण हो रहा है, उसके चलते कर्मचारी जो है वो दहशत में है कि उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी नहीं रहेगी। ये सरकार तो अद्भुत सरकार है। अब ये डिफेंस की ज़मीन भी बेचने जा रही है कि डिफेंस के पास अफराद ज़मीन है, उस ज़मीन की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका जो है हम बेचेंगे, उसका भी पैसा जो है हम सरकार जो है लेगी। तो जितना भी पब्लिक सेक्टर का यूनिट है सबका सब मैंने एकदम बाज़ार में नीलामी के लिए चढ़ा दिया है। अब उसमें जो काम करने वाले एम्प्लॉई हैं, आम तौर पर देखा जाए कि सार्वजनिक उपक्रम जो है निजी हाथों में जब जाता है तो पहला काम जो निजी मालिक होता है, पहला काम करता है कि कर्मचारियों की छटनी करता है। तो इसलिए सब लोग सशंकित हैं। आप हर क्षेत्र में देखिए, हर जगह छटनी हो रही है। तो जो 10 साल 20 साल से काम कर रहा है, 30 साल से काम कर रहा है, एक नियमित सैलरी उसको मिल रही है, और वो सैलरी अचानक बंद हो जाए तो बीबी है, बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ाई है, लिखाई है, क्या होगा? तो ये जो आशंका है, भय है,
इसकी वजह से बैंक के कर्मचारी जो है हड़ताल करने जा रहे हैं। निजीकरण को लेकर राहुल गांधी ने भी सरकार पर हमला बोला है, बोला तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सरकार का क्या मंशा है पता लेकिन नहीं। अब राहुल गांधी जी को सड़क पर भी उतरना चाहिए, तो बोल रहे हैं, सबको ही महसूस कर रहा है। अरे मैंने डीजल का दाम बढ़ा है, मैंने हम लोगों के यहाँ भी 20% जो है किराया बसों का बढ़ गया, माल ढुलाई का खर्चा जो है बढ़ गया, लोकल आवाजाही का टेम्पो वगैरह सबका किराया जो है बढ़ गया। रेलवे में प्लेटफार्म टिकट 15 रुपये था, उसको इन लोगों ने 30 रुपये कर दिया। जो ट्रेन में ना आप बेडशीट दे रहे हैं, ना चादर दे रहे हैं, ना खाना दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, और दाम जो है बढ़ा दिया। कह रहे हैं कि नहीं साहब, भीड़ भाड़ जो है गाड़ियों में हो रही है, भीड़ भाड़ को रोकने के लिए जो है हम अभी भी, आप कहिएगा कि लोग खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, इसलिए हमने खाने के चीज़ वस्तुओं का दाम बढ़ा दिया है कि लोग कम खाएं, स्वस्थ रहें। कुछ दिन के बाद ये भी दलील आएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।